हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसके 13 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया। अपना लास्ट का चैप्टर था पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज अपना स्टार्ट करते हैं 14th चैप्टर, दैट इज़ फेडरल सिस्टम। जो ये वर्ड है फेडरेशन, फेडरेशन एक लैटिन वर्ड फेडस से आया, जिसका मतलब है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किस तरीके का वो देखते हैं। नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग को लेके कैसा नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, इसके बेस पे डिवाइड करा गया गवर्नमेंट्स को 2 टाइप्स में। एक तो यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा होता है फेडरल। यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे सारी की सारी पावर है, जो वो वेस्ट कहाँ पे होती है, वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। और अगर वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट है कोई, तो फिर वो अपनी पावर्स को डिराइव करती है, वो अथॉरिटी को ड्राइव करते हैं कहाँ से, नेशनल गवर्नमेंट से। और वहीं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो भी अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं, जैसे नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनकी पावर्स अलग अलग प्रॉपरली डिफाइन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उनके जुरिस्डिक्शन एरियाज अलग अलग होते हैं, उनके सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं। तो वो अपने अपने स्फीयर में, नेशनल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, तो वो अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। वो यूं नहीं है कि अगर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को ड्राइव कर रही है फ्रॉम सेंटर, जैसा कि यूनिटरी के केस में। यूनिटरी थोड़ा सा नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एक चीज होना, मतलब जो कि पावर है वो सारी कंसंट्रेटेड है इन सिंगल यूनिट। एक यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल देखने को मिलता है अपने को, जैसे ब्रिटेन में, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्रीज में एक यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट अपने को देखने मिलता है। और वहीं यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, इन कंट्रीज में अपने को फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। इस टाइप की गवर्नमेंट्स के लिए अलग अलग नाम है। जैसे फेडरल मॉडल के अंदर जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और जो वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट है उनको स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कोई भी फेडरेशन 2 तरीके से बनता है, एक तो इंटीग्रेशन से और एक डिसइंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में क्या होता है, मतलब अलग अलग यूनिट्स आपस में मिल रही हैं। अब वो मिल किस लिए रही है, किस लिए, उनके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो मान लो कोई मिलिट्रीली वीक स्टेट्स हैं अलग अलग, या फिर इकोनॉमिकली बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, तो वो आपस में मिलके स्ट्रोंग हो जाए, तो इसलिए फेडरेशन फॉर्म कर सकती हैं। और दूसरे तरीके में हम कह रहे थे डिसइंटीग्रेशन से। तो डिसइंटीग्रेशन मतलब पहले से कोई बड़ी चीज है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब पहले कोई एक यूनिटरी स्टेट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फेडरेशन के अंदर, उसकी अलग अलग यूनिट्स को ऑटोनॉमी देके। जैसे कि हमने यूएसए का एग्जांपल देखा कि एक फेडरेशन है, वहां पे एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो किस तरीके से, वो बोला गया कि फर्स्ट और जो ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड के अंदर वो यूएस फेडरेशन है। और वो किस तरीके से बना है, वो बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग वीक स्टेट्स ने खुद आके एक एग्रीमेंट करा है एक स्ट्रोंग यूनिट बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखी थी कि जैसा भी रिलेशनशिप है ना नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, उसके बेस पे एक तो यूनिटरी देखी और दूसरा फेडरल देखी। पर हम मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं, सारे फीचर्स वगैरह जो चीजें देख रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की देख रहे हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडोप्ट करा गया इंडिया के लिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके 2 रीजन थे। एक तो लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, मतलब सिर्फ यूं नहीं हो सकता कि एक सेंटर स्ट्रोंग होके और वो पूरी की पूरी लार्ज कंट्री को कंट्रोल कर सके, इसका अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। तो एक रीजन तो ये था। और दूसरा, इंडिया के अंदर आपने को पता है कि सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी एक एक्सट्रीम लेवल पे है, तो फिर ये जरूरी था कि ये फेडरल सिस्टम से इंश्योर करा जा सकता है कि नेशनल यूनिटी भी बनी रहे और जो रीजनल ऑटोनॉमी है, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो उसको देखते हुए एक रीजनल ऑटोनॉमी भी दी जाए और नेशनल यूनिटी भी बनी रहे। तो इस पर्पज से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो वर्ड है फेडरेशन वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज नहीं कर रखा, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज कर रखा आर्टिकल 1 के अंदर। तो
B.R. अम्बेडकर ने ये बोला है, इसके पीछे रीजन दिया कि यूनियन ऑफ स्टेट हमने वर्ड क्यों यूज करा, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि सबसे पहला रीजन ये है कि जो इंडिया का फेडरेशन है वो किसी एग्रीमेंट, अलग अलग स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बन रखा। और सेकंड रीजन ये है कि अलग अलग यूनिट्स को ऑटोनॉमी बेशक से दे रखी है, मतलब अलग अलग स्टेट्स हैं जो इंडिया के, उनको ऑटोनॉमी है, वो अपने जो भी सब्जेक्ट है उनके अंदर अपने तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। पर उनके पास ये पावर नहीं है कि मान लो कोई भी स्ट्रोंग है, मान लो महाराष्ट्र है, इकोनॉमी बड़ी है, तो वो कह दे कि हम इंडिया से अलग हैं, तो उनके पास ये पावर नहीं है कि वो कंट्री से, वो फेडरेशन से अलग हो पाए। तो इस रीजन से यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज करा गया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट इसके साथ साथ जैसे यूं अलग अलग मॉडल्स होते हैं ना, कि अमेरिका के अंदर एक फेडरल सिस्टम तो एक है, बट अलग अलग मॉडल्स हैं, तो इंडिया के अंदर कैनेडियन मॉडल को फॉलो करा गया है, ना कि अमेरिकन मॉडल को, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितने स्टेट्स हैं वो सब पावरफुल हैं, बट जो कनाडा के अंदर है वहां पे सेंटर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रोंग है। तो इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही रखा गया कि सेंटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग है, और फिर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको उनके प्रॉपर सब्जेक्ट्स के अंदर उनको प्रॉपर पावर दे रखी है। तो ये तो देख लिया हमने टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, ये तो दो एक्सट्रीम्स हो गए कि अगर क्या हो रखा है, पावर सारी की सारी एक जगह कंसंट्रेटेड है नेशनल गवर्नमेंट के पास, तो उसको हमने यूनिटरी गवर्नमेंट बोल दिया। और पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है कि अलग अलग सेंटर्स, नेशनल लेवल पे पावर अलग है और उसके अलग अलग स्टेट्स है, जो भी रीजनल पावर्स हैं उनके पास अलग अलग उनकी प्रॉपर पावर है, तो वहां पे फेडरल सिस्टम आ गया था। बट ये तो दो हो गया एक्सट्रीम्स, बट इंडिया लाई करता है कहीं ना कहीं इनके बीच में। इंडिया के अंदर कुछ तो फीचर्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि फेडरल फीचर से बिलोंग करते हैं, वहीं कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि यूनिटरी फीचर से मैच करते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर से मैच करते हैं। तो उनको देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि फेडरल फीचर, फेडरल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल मतलब एक तो यूनियन लेवल पे और दूसरा रीजनल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मेन जो उसके सब्जेक्ट हैं, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये जो सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनके साथ डील करती है यूनियन गवर्नमेंट। और वही स्टेट गवर्नमेंट जो उसके सब्जेक्ट है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट हैं, इन पे वहां की स्टेट गवर्नमेंट अपना ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली। तो ड्यूअल पॉलिटी होगी ना, एक यूनियन लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो सेकंड फीचर है अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक फेडरल फीचर है वो देखते हैं, क्योंकि अपने को पता फेडरल एक फेडरेशन का मतलब ये था कि एग्रीमेंट हो रखा है पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में, अलग अलग यूनिट्स के, पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में। तो अगर वो एग्रीमेंट बनाए रखना है तो कुछ प्रॉपर रूल, रिटन रूल भी होने चाहिए ना। तो वो रूल बुक क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रॉपर रूल्स लिखे हुए। ठीक है, तो थर्ड फीचर अपना डिवीजन ऑफ पावर, तो वो तो अपना मेन फीचर है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिवाइड कर रखी है पावर स्टेट और सेंटर के बीच में इंडिया के अंदर। क्योंकि 7th शेड्यूल में हम तीन लिस्ट पढ़ेंगे ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब स्पेशल पावर यूनियन को दे रखी है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज है वहां पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेट कौन करेगा, सिर्फ यूनियन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट लिस्ट जो स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे हमने देखे थे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, तो वो सारे इश्यूज, वो सारे सब्जेक्ट डाल रखे हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। और कुछ ऐसे बचे हुए इश्यूज जहाँ पे दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, तो उनको डाल रखा कंकरेंट लिस्ट में। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर हो रखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ही इंडिया के अंदर। तो ये एक डिवीजन ऑफ पावर भी एक फीचर हो गया, फेडरल फीचर इंडिया के अंदर। अगला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी क्यों है, क्योंकि अलग अलग पावर का डिवीजन हो रखा है फेडरल फीचर के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। अगर वो प्रॉपरली जो भी उनके प्रॉपर स्फीयर दे रखे हैं उनके अंदर ही काम करे, ये इंश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका रीजन हो गया। इसके साथ साथ एक और प्रोविजन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये भी एक फेडरल गवर्नमेंट का फीचर होगा। क्यों
इसका रीज़न ये है कि मान लो अलग अलग एग्रीमेंट के थ्रू अलग अलग पावर दे रखी है, अलग अलग उनके प्रॉपर सब्जेक्ट दे रखे हैं, सेंटर के और स्टेट गवर्नमेंट के या फिर रीजनल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो उनके अंदर अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कौन देखेगा? अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मान लो सेंटर और स्टेट की कोई किसी इशू पे कन्फ्लिक्ट है, तो उस इशू को अच्छे से रिजोल्व कर पाए, एक फेयर डिसीजन दे पाए एक जुडिशरी, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो तभी तो वो फेयर डिसीजन दे पाएगी, बायस्ड नहीं होगी एक तरफ। तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है। तो इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बनी रहे। नेक्स्ट फीचर है बाइकैमरलिज्म। ये किस लिए फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है? क्योंकि बाइकैमरलिज्म में क्या होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और राज्यसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो अलग अलग स्टेट्स के एमएलएज होते हैं, वो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं अपनी तरफ से। तो एक स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स जैसे यूनिट बना रखी है ना, तो एक नेशनल लेवल पे और एक रीजनल लेवल पे, तो रीजनल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे वो उनका रिप्रेजेंटेशन आगे भेज पाए। तो इसलिए बाइकैमरलिज्म एक फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है, और इंडिया के अंदर देखने को मिलता है अपना बाइकैमरलिज्म है। 2 पार्ट है, एक राज्यसभा भी और एक लोकसभा भी है। तो ये हमने फीचर्स देख लिए, फेडरल फीचर्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब अपने को पता है कि इंडिया के अंदर फॉलो होता है, यूनिटरी फीचर्स भी मिलते हैं और फेडरल फीचर्स भी मिलते हैं। तो अब देखते हैं फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों बोल रहे हैं? कि जो भी पावर डिवीजन है ना वो सेंटर के फेवर में है। वो किस तरीके से? कि जो यूनियन लिस्ट है, जहां पे ये लिस्ट सब्जेक्ट बता रखे कि जिन पे यूनियन या फिर नेशनल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाएगी, तो ज्यादा सब्जेक्ट भी हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर हैं। और जो जहाँ पे कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों अपने लेजिस्लेट कर सकते हैं, उसमें भी ओवरराइडिंग पावर दे रखी है सेंटर को। और सबसे लास्ट में जो रेजिड्यूअरी पावर है, मतलब कि जो सब्जेक्ट आज से पहले देखने को नहीं मिले, मतलब ये इश्यूज हो सकते हैं, कोई अननोन इशू आता है उसके ऊपर, जैसे मान लो एआई उस टाइम पे नहीं होता था जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, वो बाद में आया। तो अगर नए सब्जेक्ट फॉर लेजिस्लेशन आते हैं तो वो पावर भी किसके पास है? उन पे भी लेजिस्लेट कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो इससे यूं होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो वो किसका फीचर हो गया? एक यूनिटरी गवर्नमेंट का। सेकेंड फीचर ये कि स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने आप को पूरी कंट्री से अलग कर पाए। थर्ड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी के पूरी कंट्री के लिए। पावर बेशक अलग अलग है, वहां पे यूं कर दिया गया कि सब्जेक्ट अलग अलग बोल दिए गए, स्टेट के लिए अलग और नेशनल लेवल पे अलग, पर कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे पूरे के पूरे रूल फ्रेम होते हैं वो एक सिंगल फ्रेम में रख दिए गए। अगला फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कई सारे प्रोविजंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं कि उनको अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से उनको अमेंड करा जा सकता है। अगला है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अपने को पता है जैसे यूएसए में तो यूं है कि हर एक स्टेट के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल सीट्स हैं, पर इंडिया के अंदर अलग अलग वहां की पॉपुलेशन के बेस पे लोकसभा या राज्यसभा में सीट्स को रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। एक जो इम्पोर्टेंटली शो कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर कैसे यूनिटरी फीचर भी हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर भी हैं। क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजंस कुछ इस तरीके के हैं कि इमरजेंसी के केस में एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो पूरी की पूरी एक यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट अपने को देखने को मिलता है सिंगल सिटीजनशिप। यूं नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग सिटीजनशिप है, पूरे इंडिया के लिए इंडियन सिटीजनशिप। तो एक यूनिटरी फीचर को शो कर रहा है। अगला है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमने फीचर देखा था पीछे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसके लिए जरूरी होती है? फेडरेशन के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो अलग अलग एग्रीमेंट के थ्रू रूल्स बन रखे हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो। तो अपने यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी देखने को मिलती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है कि हेड पे है। इंडिपेंडेंस किसके थ्रू दिखती है? जैसे आर्टिकल 13 है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो उसको वॉइड कर देगी जुडिशरी। तो वहाँ पे तो अपने को यूँ देखने को मिलता है कि जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, पर कुछ हद तक इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी देखने को मिलती है।
इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि टॉप पे तो सुप्रीम कोर्ट है और जो बाकी स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। जैसे कि क्या दिखता है, जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंटर के अकाउंट्स को देखता है, वो सेंटर के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है और वो स्टेट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। तो थोड़ा सा यूं हो गया ना कि वो अपॉइंटेड कहाँ से, सेंटर की तरफ से, और किसके अकाउंट ऑडिट कर रहा है, सेंटर के साथ साथ अलग अलग स्टेट्स के अकाउंट को भी ऑडिट कर रहा है। तो एक यूनिटरी फीचर हो गया ना यूनिटरी गवर्नमेंट का, कि जहां पे सेंटर ज्यादा स्ट्रोंग है, उसके पास ज्यादा पावर्स हैं। अगला है फीचर पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। कई सारी जगहों पे ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं कि जो स्टेट लिस्ट, मतलब जहां पे जिन सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट करेगी, कुछ प्रोविजंस ऐसे कर दिए कि उन सिचुएशंस पे पार्लियामेंट भी उन सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन मतलब लॉज वगैरह फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट फीचर है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, बट अपॉइंट कहाँ से होता है, वो प्रेसिडेंट की तरफ से, मतलब एक एजेंट ऑफ सेंटर की तरह काम करता है, और हेड होता है स्टेट का, तो थोड़ा सा यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ ही जाता है फीचर। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। जो पूरे की पूरी कंट्री के अंदर, मतलब जो लोकसभा वगैरह के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, इलेक्शंस को हेल्ड कराता है। बट वहीं पे जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होते हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, उनको भी कौन हेल्ड कराता, उनको भी कौन कंट्रोल और सुपरवाइज करता, तो उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। और लास्ट फीचर है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे गवर्नर रिजर्व कर सकता है स्टेट के बिल को फॉर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो उस केस में जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो सोवरेन तो नहीं रही, उसके डिसीजंस के ऊपर अथॉरिटी रहती है सेंटर की, तो ये एक यूनिटरी फीचर में जाता है। तो इस चैप्टर के हमने जो मेन प्रोविजंस थे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से हमने गवर्नमेंट्स को डिफाइन कर रखा है, क्या इंडिया के अंदर किस तरीके का रूल है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है या यूनिटरी गवर्नमेंट है, वो देख लिया, और देख लिया कि क्वासी है तो फिर दोनों के फीचर्स देख लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।